अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स होती हैं, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं या जो कुछ न्यूज़ वगैरह होती हैं जिनका बराह रास्त आपकी और मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ मैं इन्वेस्टमेंट मार्केट्स से मुतल्लिक अपनी एक ओपिनियन का इजहार करता हूँ। कल के बुलेटिन में मैंने आपको अपनी ओपिनियन का इजहार किया और साथ मैंने ये ट्वीट भी की। ये देखें, देयर इज़ अ रूमर that in next few months पाकिस्तानी रुपी वुड क्रैश। मेरी नज़र में पाकिस्तानी रुपया जो है आइंदा चंद महीनों के अंदर अंदर जो है वो $300 तक भी जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं है। और मैंने आप सब दोस्तों को कहा था, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप सबको अपने अपने पैसे की हिफाजत करनी चाहिए। पैसे की नहीं, आपको अपनी अपनी वैल्यू लाइफ सेविंग की से मुतल्लिक आपको प्लानिंग करनी चाहिए। वो मैंने कल आपको मशवरा दिया था। उसके बाद रंग बिरंगे मुझे रिस्पॉन्सेज आए आपकी तरफ से। कोई मुझे स्पेकुलेटर कह रहा था, कोई मुझे इन्फ्लुएंसर कह रहा था, कोई मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। तो कल ही के सेगमेंट को थोड़ा सा मैं मजीद समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जब मैंने ये कहा कि ये मार्केट में इस तरह की अफवाहें हैं, तो ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। अगर आप न्यूज़ मीडिया को, मुख्तलिफ किस्म के टॉक शोज वगैरह सुनते हैं, तो वहां पे जो हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ रहे हैं, उस इकोनॉमी और आने वाले वक्तों में जो हालात हो रहे हैं, सियासी हालात, उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसको बुनियाद बना के मैंने कल अपना एनालिसिस शेयर किया था। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, मैं भी आपकी तरह पाकिस्तानी हूँ, इस मुल्क में रहता हूँ। अगर इस मुल्क के पैसे की कदर कम होगी तो असल में मुझे, दीगर पाकिस्तानियों की तरह, मुझे भी उसकी प्रॉब्लम होगी। और मैंने शायद पहले किसी वीडियो में शेयर किया कि मेरी रूटीन है, सुबह मैं ऑलमोस्ट शहद और अदरक का कहवा पीता हूँ। तो मैं शहद आज से यूं समझ लें कि 4-5 माह पहले अगर 1 kg का एक लेके आता था शहद का एक जार, एक किलो का, तो मुझे तकरीबन 2100-2200 रुपए का पड़ता था। और आज ये पिछले दिनों में फिर शॉपिंग करके आया हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं 2-3 जार इकट्ठे ही बाय करके ले आता हूँ। अब मुझे 4000 रुपए का एक एक 4100 रुपए का मुझे एक जार, तकरीबन 2 गुना मेरी उस जार की, जो मेरी डेली की कंजम्पशन की प्रोडक्ट है, आइटम है, फूड है, उसकी प्राइस डबल हो गई है। तो इसका ये कतई मतलब मेरे मेरे खुद मफाद में नहीं है कि हमारे मुल्क का पैसा जो है वो गिरे। तो मैं कोई स्पेकुलेटर नहीं हूँ, लेकिन जैसे हर बंदे को अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का हक है, इसी तरह हर पाकिस्तानी को हक है और मुझे भी हक है। अब आप लोगों के साथ जो मैंने न्यूज़ शेयर की, उसका इम्पैक्ट जो है, अब जिस तरीके से उसको बहसीयत कौम हम रिएक्ट करेंगे, उसी तरह का हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर तो हम इसको स्पेकुलेटिव बिहेवियर से करेंगे तो हमारा पैसा जो है वो मजीद नीचे क्रैश कर सकता है। अगर हम अपने पैसे को सपोर्ट करना चाहें तो हमारा पैसा जो है इतना ज्यादा डी वैल्यू नहीं हो सकता जितना कि मार्केट में स्पेकुलेट किया जा रहा है इस वक्त। जबकि अभी भी खान की हुकूमत है, और खान की हुकूमत जो है वो चंद दिन की मेहमान नजर आती है। अगर हम जो सियासी पंडित हैं उनकी सारी एनालिसिस वगैरह को समझे तो ऐसे लगता है कि बस ये महीना जो है खान साहब के लिए निकालना और उसके बाद मजीद इक़्तिदार में रहना खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम उनकी बात को देखें तो ऐसा ही अभी खान के साथ ये हालात है। तो आप $1 की, अगर $1 इंटर बैंक में, दो किस्म की मार्केट होती है डॉलर की, बाइंग एंड सेलिंग। एक फिक्स रेट होता है जो कि बैंक्स वगैरह जब ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं उनका रेट। एक ओपन मार्केट रेट होता है कि जब आप मार्केट से डॉलर खरीदने जाते हैं या कोई भी और फॉरेन करेंसी खरीदने जाते हैं इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे, तो आपको वहां पे रेट, जो बैंक रेट है, जो फिक्स रेट है, उस पे डॉलर रेट नहीं, वहां पे आपको डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मिलता है। तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब खान की हुकूमत है, तो $1 तकरीबन 180, 181 लगाएं यार, 181 रुपए का है। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे खरीदने, आपको 188, 190 रुपए का मिलेगा। अब हैरान कुन तौर पे, जो पिछले चंद बुलेटिन में मैं आपके साथ रोता आ रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट आपके रेगुलेट ना करने की वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक ग्रे मार्केट बनी हुई है, जो कि जो डॉलर का इंटरबैंक रेट है उससे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के फर्क तक भी डॉलर बिकता रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लेकिन अब ये जो सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन जो क्रिप्टो मार्केट की ग्रे मार्केट थी, वो कदरे बैलेंस और कंट्रोल नजर आ रही है। जबकि जो ओपन मार्केट है, जहां पे हुकूमत की बराह रास्त एक्सेस हो सकती है, वो इस वक्त ग्रे मार्केट का बिहेव कर रही है।
वहां पे जैसे मैंने आपको बताया 188 रुपए का डॉलर, आप खुद जाके पता कर लें, आप खुद अगर आपके लिंक्स हैं तो वहां पे पता करें, 188 190 रुपए के का एक आपको डॉलर मिलेगा। लेकिन अगर हैरान कुन तौर पे बाइनांस की P2P या इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं जो पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस करते हैं, वहां पे आपको डॉलर सस्ता मिल रहा। अच्छा, कुछ लोग इस सिचुएशन को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं वो क्या कर रहे हैं। अगर उसका कोई रिश्तेदार बैरून मुमालिक है तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से इधर P2P से डॉलर बाय कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल P2P से यहां डॉलर बाय किया 184 का लगा ले, 184 का बाय कर रहे हैं और यहां से विड्रॉवल ले रहे हैं अपने भाई के बैंक अकाउंट में, अपने भाई के, बहन के, किसी रिश्तेदार के, किसी दोस्त के जिसका अकाउंट जो है वो USD में है, वहां से उनके बैंक में विड्रॉवल ले रहे हैं और वहां से पाकिस्तानी रुपये में फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो इस तरह ब्लैक मनी को वो व्हाइट मनी भी कर रहे हैं, और जब वो इधर आता है तो इधर आके वो उनके बैंक अकाउंट में आता है एक तो फॉरेन रेमिटेंस, और जब वो लोकल मार्केट में बेचते हैं तो एक डॉलर 188 190 रुपए का। तो इस तरह एक ना सिर्फ वो अपनी मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं, बल्कि इस तरह जो 4-5 रुपए का डिफरेंस है उससे भी वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है। आपने खुद जिस तरह का भी डिसीजन लेना है, आपने ये जहन में रख के लेना है कि आपने हर वो कदम से बाज रहना है, दूर रहना है जिससे हमारे कौमी मफादात को नुकसान हो, जिससे हमारा कानून, हमारी इखलाकियात और हमारे असूल जो हैं उससे आपको मना करते हैं। लेकिन साथ साथ आपको अपनी लाइफ सेविंग के बारे में भी खुद आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश लग रही है, और मैं देख रहा था जितनी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करती हुई नजर आ रही हैं। ये इथेरियम के चार्ट की तरफ मैं थोड़ा सा, जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसका ना थोड़ा जायजा ले लूँ। ये ट्रस्ट वॉलेट का टोकन है। ट्रस्ट वॉलेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि इसकी कोई यूजेबिलिटी नहीं है, ये टोटली स्पेकुलेटिव करेंसी है, तो इसके बारे में आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मैं कतन आपको मशवरा नहीं देता। लेकिन जब कभी भी अप एंड डाउन आपको इसमें से नजर आए तो आप इसमें प्रॉफिट कैश आउट करवा सकते हैं। मैंने जनवरी में, जब इसकी प्राइस तकरीबन 60-62 सेंट के करीब थी, उस वक्त मैंने कोई $2000 का बाय किया था। अभी 90 सेंट प्राइस आई है तो उसको मैंने एक्सचेंज करवा लिया है। 2 माह के अंदर अंदर मैंने $800 का प्रॉफिट इसमें से निकाला है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इसमें अगर आपने इसकी पंप और डंप आपको कहीं नजर आता है तो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये मैं प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। गो के इसकी प्राइस ऊपर भी जा सकती है, ये जितनी ऊपर जाएगी ये सारी की सारी बलून है, स्पेकुलेटिव है, इसकी कोई टोकन की यूजेबिलिटी नहीं है, कोई यूज केस नहीं है। अच्छा, उसके बाद यूनिस्वैप, और कल जो मैंने पैनकेक स्वैप से मुतल्लिक वीडियो बनाई, पैनकेक स्वैप की प्राइस पंप कर रही थी, अभी वो जो है दोबारा वहां पे करेक्शन हो रही है, लोग अपना प्रॉफिट कैश आउट करवा रहे हैं। और इस तरह यूनिस्वैप जो है वो भी अच्छा खासा गेन कर रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट सारी जो आल्ट कॉइन्स है वो अच्छा खासा पंप कर रही है, जबकि BTC को रेजिस्टेंस मिल रही है। BTC ने जब तक 42,000 की प्राइस को, 42,000 से लेके 44,000 की प्राइस को ब्रेक नहीं करना, हमें अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश होती हुई हम नहीं कह सकते, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैं लेयर 1 सोल्यूशन के जो ब्लॉकचेन्स हैं उनकी बात कर रहा था। इथेरियम देखें, इथेरियम ने अपना ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस है जिसको देखें, इससे पीछे अगर आप ये डेली का चार्ट है, ये देखें एक एक कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, लेकिन बहरहाल कई दिनों, कई हफ्तों के बाद इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया। अब नेक्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो $3000 की प्राइस है। अगर इथेरियम इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इथेरियम की प्राइस जो है वो $3200 है। 3200 की रेंज से लेके तकरीबन 3400 की रेंज, अगर इसको इथेरियम ब्रेक करता है तो नेक्स्ट उसका स्टॉप जो है वो $4000 की तरफ जाके हो सकता है, 3800-4000 की रेंज में। ठीक है। उसके बाद अगर पोल्का डॉट की बात करें तो पोल्का डॉट ने भी सेम इसी तरह अपनी जो रेजिस्टेंस थी, ये देखना है पिछले कई दिनों से इस वाली जो रेजिस्टेंस है, ये जो प्राइस है, इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने भी पिछले चंद दिनों से ब्रेक करके अब ये इस पहली जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसकी तरफ इसका सफर जारी है, जो कि तकरीबन $20 के करीब उसकी प्राइस बनती है। अगर ये $20 की प्राइस को पोल्का डॉट का टोकन डॉट अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट उसका जो रेजिस्टेंस है उसको $23.50 20 सेंट के करीब उसको नजर आएगी। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन $27 $28 पोल्का डॉट की प्राइस हो सकती है। अब दोबारा मैं आपको टेरा लूना के बारे में मजीद आगाह करूंगा और डेवलपमेंट्स हैं। अब ये
पिछले कई दिनों से मैं आपको टेरा लूना से मुतल्लक अवेयर कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इथीरियम किलर और टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों भाइयों। कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया कि इनका जो फाउंडर है डू क्वान, उसने $10 बिलियन का बीटीसी बाय किया है और वो एज अ रिजर्व इसके पीछे अपने इकोसिस्टम में रखेगा। अब क्यों रखेगा, मैं आपको बार बार रिपीट करता आ रहा हूं कि टेरा इकोसिस्टम के 3 टोकन्स हैं जो आपस में लिंक हैं और जब तक ये तीनों टोकन एक सिमेट्री के साथ एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो के आगे नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक इनका जो सिस्टम है वो आगे नहीं चल सकता। और ये हर नए दिन कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट करते हैं जिससे इनके सिस्टम को मजीद स्टेबिलिटी मिलने के मतलब ये इंप्रेशन जाता है कि ये अपने इकोसिस्टम को मजीद डेवलप कर रहे हैं, मजीद एफिशिएंट कर रहे हैं। अब मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि अगर आपने लूना की प्राइस को अप्रिशिएट होते हुए देखना है तो उसके लिए इनकी जो टीम है उन्होंने इनका जो स्टेबल कोइन है यूएसडी उसकी डिमांड बढ़ानी है। उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए इन्होंने एक और प्रोजेक्ट डेवलप किया है एंकर प्रोटोकॉल, जहां पे बारोइंग लैंडिंग होती है, यानी वहां पे लोग लूना खरीद के यानी यूएसडी खरीद के यूएसडी की डिमांड बढ़ती है, वो यूएसडी वहां से खरीदते हैं और एंकर प्रोटोकॉल में वो लेंड कर देते हैं। लेंड करके उनको एनुअली 20% यील्ड मिलती है। अब इससे ये जो मालदार लोग हैं वो उनकी अट्रैक्शन बढ़ती है उस स्टेबल कोइन पे। अब वो स्टेबल कोइन खरीदते हैं तो पीछे से लूना जो है वो बर्न होता है, लूना बर्न होता है तो यूएसडी की डिमांड जो है वो पूरी की जाती है, लूना बर्न होता है तो लूना की प्राइस अप्रिशिएट होती है। तो ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को, चूंकि यूएसडी एक स्टेबल कोइन है और ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन है, 2 किस्म के स्टेबल कोइन होते हैं। एक स्टेबल कोइन जिसके बारे में आप ऑलरेडी आगाह होंगे वो है टेथर का यूएसडीटी, जैसे बाइनांस का है BUSD, जैसे कोइन बेस का है USDC। अब ये जो स्टेबल कोइंस हैं, इन स्टेबल कोइन के पीछे जो है वो पेज जो है वो है US डॉलर, यानी एक USDT का मतलब पीछे एक US डॉलर है। जबकि ये जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन होते हैं उनके पीछे एसएच डॉलर नहीं होता बल्कि कोई ना कोई और क्रिप्टो करेंसी एज अ कोलैटरल रखी जाती है जो कि इस स्टेबल एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन की प्राइस को मेंटेन करती है। तो यूएसटी जो है उसके पीछे, अच्छा मार्केट में सिर्फ एक ही एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन नहीं है, मेकर डाओ का अपना स्टेबल कोइन है डाई, और डाई के पीछे जो कोलैटरल है वो चूंकि इथीरियम का इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया हुआ स्टेबल कोइन है, उसके पीछे बैक पे इथीरियम है, उसकी बैक पे पीछे रैप बीटीसी है और 2-4 टोकन्स हैं जो मेकर डाओ ने उसको एज अ कोलैटरल उसको एक $1 पैज रखने के लिए उसको पीछे कोलैटरल रखा हुआ। लेकिन जो एक्सपीरियंस ये है कि पिछले कई 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि डाई की वैल्यू जो है $1 मेंटेन नहीं रख पा रही, कभी वो ऊपर हो जाती थी कभी वो नीचे हो जाती थी और अच्छी खासी नीचे, ऑलमोस्ट 20% उसकी प्राइस ड्रॉप होना, ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ये अपने स्टेबल कोइन में पहले तो इन्होंने रखा हुआ था ना कि एक यूएसडी, जो टेरा इकोसिस्टम का एक यूएसडी इज इक्वल टू $1 वर्थ का लूना, एक लूना नहीं $1 वर्थ का लूना वो जो है ऐसे डॉलर पैच करेगा। अब उन्होंने क्या किया है कि बजाय इसके कि लूना को एज अ कोलैटरल रखें, कल के जो बुलेटिन में मैंने आपके साथ शेयर किया था, डू क्वान ने $10 बिलियन का बीटीसी बाय किया है। अब वो अपने स्टेबल कोइन को ना सिर्फ लूना के साथ कोलैटरलाइज करेंगे बल्कि वो पीछे बैकग्राउंड में बीटीसी भी रखेंगे। वो क्यों रखेंगे ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया या करने का इरादा रखते हैं। वो उस डेथ स्पाइरल से बचना चाहते हैं जिस डेथ स्पाइरल के अंदर आके डाई जो है या दीगर जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन है वो मार्केट में ग्रो नहीं कर सके हैं। वो उस डेथ स्पाइरल से बचना चाहते हैं। डेथ स्पाइरल क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बेरिश होती है तो उस बेरिश इन्वायरमेंट में जो इन्वेस्टर है वो ये कहेगा कि यार लूना की प्राइस नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही है, तो ये जो मुझे यूएसटी में होल्ड करके बैठा हूं 20% एंकर प्रोटोकॉल से ले रहा हूं, तो ये ना हो कि लूना की प्राइस इतनी नीचे गिर जाए कि मुझे प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान में हो। तो वो इस पैनिक सिचुएशन में क्या करेगा, यूएसटी सेल आउट करेगा। तो जब यूएसटी की डिमांड खत्म हो जाती है और उसकी सप्लाई मार्केट में आती है तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए जो लूना है उसकी सप्लाई इंक्रीज होती है। लूना की सप्लाई इंक्रीज तो इसका मतलब यह है कि लूना की प्राइस जो है वो मजीद डेप्रिशिएट। तो एक डेथ स्पाइरल है, उसको बचने के लिए अब इन्होंने एक और सिस्टम किया है कि अब जहां पे इन्होंने
पीछे अब जो बंदा यूएसटी देगा पैनिक हो गए, फॉर एग्जांपल मार्केट बेरिश होती है, तो जो यूएसटी होल्डर है जब वो मार्केट में यूएसटी फेंकेगा तो अब लूना मिंट नहीं होगा, लूना की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसको वक्ती तौर पे काउंटर करने के लिए ये पीछे जो $10 बिलियन का बीटीसी रखा है एज अ कोलैटरल, उधर से थोड़ी देर के लिए वक्त चलाएंगे ताकि वो इस सारे सिस्टम को अंडरस्टैंड करके उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है। ओवर द टाइम ये अपने ब्लॉकचेन को, अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर भी आपने क्रिप्टो करेंसी में जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कल मैंने आपको बताया था बोर्ड एप येट क्लब ने अपना टोकन लॉन्च किया है, गवर्नेंस टोकन एप। अब उसकी प्राइस कल मैंने आपको बताया कि इन्होंने चूंकि एयर ड्रॉप किया था, ये गवर्नेंस टोकन था, जिस बंदे ने एनएफटीज बाय किए थे उनके दरमियान इन्होंने फ्री एयर ड्रॉप किया, और जब उन्होंने कैश आउट किया तो इसकी प्राइस जो है तकरीबन $17-18 से डंप होके नीचे तक, यहाँ तक आई तकरीबन $13। अभी ये दोबारा प्राइस जो है फिर ऊपर जाके नीचे आ रही है। इस प्रोजेक्ट से मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको थोड़े से इसके फंडामेंटल समझा देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इनका टोकन बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है, अभी इन्होंने जो टोटल एयर ड्रॉप करना था 150 मिलियन इन्होंने एप टोकन जो थे फ्री देने थे अपनी कम्युनिटी को। कौन सी कम्युनिटी को? जिस ने बोर्ड एप एनएफटीज बाय किए थे, जिन्होंने म्यूटेंट एप एनएफटीज बाय किए थे, उनके दरमियान इन्होंने फ्री एयर ड्रॉप करना था। 150 मिलियन टोटल इन्होंने करने थे, जिनमें से 116 मिलियन ऑलरेडी लोगों ने क्लेम कर लिया है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 34 मिलियन अभी भी टोकन्स पीछे हैं जो कि क्लेमेबल है। तो अगर प्राइस इसकी फिर ऊपर जाती है तो शायद वो जिनको भी 34 मिलियन मिलना है वो फिर दोबारा कैश आउट करवाएं। आपके पैसे आपको इस प्राइस पे आप खरीदें, जब आप खरीद रहे हो तो वो मार्केट से एग्जिट हो रहे हो तो आप प्राइस डंप होगी और आप ऊपर भाजेंगे। ये तो है इसका बेरिश जो है सीन। अब मैं आपको इसका बुलिश सीन दिखाता हूं। ये मुख्तलिफ किस्म की आने वाले वक्तों में इवेंट्स कर रहे हैं जिस वजह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो। एक तो अकॉर्डिंग टू एप कॉइन डाओ ये एयर ड्रॉप इन्होंने करना है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो डाउन होगी। इसके जो मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के साथ इनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि E11 जो है इनके साथ इनका एग्रीमेंट है कि इन्होंने एप जो टोकन है इसको एज अ पेमेंट वो यूज करेंगे। उसके बाद साल्ट वाटर ब्रेवरी जो वहां पे छोटा मोटा मर्चेंट है वो भी एप टोकन के जरिए जो है वो अपने एज अ मर्चेंट वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद फ्लोरिडा बेस्ड ब्रेवरी जो है वो भी करेंगे। इसके अलावा और जो कुछ कंपनीज हैं प्रोजेक्ट विद इन एप इकोसिस्टम, एप इकोसिस्टम के अंदर भी कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए। वो जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे वो भी एप टोकन को यूज करेंगे फॉर मॉनिटरी सिस्टम। उनके फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए वो एप टोकन यूज करेंगे। तो ये वो सारा पोटेंशियल है। अगर आप कहते हैं मजीद इसको स्टडी करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको बाद में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये आपको बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क से मुतल्लक मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क में इस वक्त 3539 बीटीसी एज अ रिजर्व पड़ गए हैं। अगर आप दोस्तों को नहीं पता बीटीसी लाइटनिंग नेटवर्क क्या होता है तो मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। बीटीसी की जो इस वक्त ब्लॉकचेन है उसके ऊपर हर 10 मिनट में एक ट्रांजैक्शन जो है एक ब्लॉक ऐड होता है, और एक ब्लॉक के अंदर तकरीबन आप यूं समझ लें कि एक ट्रांजैक्शन आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक सेकंड में तकरीबन यूं समझ लें कि बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर 7 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। एक सेकंड के अंदर जो बीटीसी की ब्लॉकचेन है वो सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन अफोर्ड कर सकता है। अगर एक सेकंड में 7 से जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करती जाएंगी तो बीटीसी का नेटवर्क के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। लोड बढ़ेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी स्लो हो जाएगी और साथ ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ जाएगी। इसको काउंटर करने के लिए, ये स्केलेबिलिटी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए बिटकॉइन के ऊपर एक लेयर 2 लाइटनिंग नेटवर्क क्रिएट किया गया। यानी अगर आप मैकडोनल्ड पे जाते हैं बर्गर खरीदने तो आप वहां पे अगर ट्रांजैक्शन करते हैं बीटीसी के जरिए, तो अगर आप बीटीसी की ब्लॉकचेन पे करते हैं तो इत्तेफाक से अगर तो वहां उस वक्त जब आप बीटीसी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बर्गर खरीदने के लिए, और अगर वो बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर होगी वो तो 10 मिनट से ज्यादा लेट हो सकती है। अगर लोड हुआ तो कई कई दिन भी लग सकते हैं और ट्रांजैक्शन फीस भी बर्गर से कई गुना ज्यादा पड़ सकती है। तो इसको काउंटर करने के लिए अगर मैकडोनल्ड पे आप जाते हैं तो वो लाइटनिंग नेटवर्क पे वो क्या करेगा, मैकडोनल्ड के अपना एक ऐप बनाएगा, उस ऐप पे वो
BTC डालेगा लाइटनिंग नेटवर्क उस अपने अकाउंट में, और यूजर को कहेगा कि आप मैकडोनल्ड पे अपना अकाउंट ओपन करें और उस अकाउंट में आप भी BTC ऐड कर लें। आप अपने BTC ऐड करेंगे, मैकडोनल्ड के अपने BTC ऐड होंगे। जब आप वहां से बर्गर खरीदेंगे तो आप दोनों की ट्रांजैक्शन जो हो रही होंगी वो BTC के ऊपर नहीं हो रही होंगी, वो BTC के ऊपर जो सेकंड लेयर है उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी। वो ट्रांजैक्शंस उस वक्त तक सेटल डाउन नहीं होंगी, BTC की ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड नहीं होंगी जब तक आप अपना BTC मैकडोनल्ड के ऐप से विड्रॉ नहीं करेंगे, या मैकडोनल्ड अपने ऐप से लाइटनिंग नेटवर्क से निकाल के बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं डालेगा। तो जब तक ऊपर रहेगा, लेयर 2 सोल्यूशन में रहेगा, तो उसकी ट्रांजैक्शन इंस्टेंट और लोएस्ट फीस कास्ट भी होगी। तो ये वो लाइटनिंग नेटवर्क है जो कि आने वाले वक्तों में इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड भी यूज किया जा सकता है। एल सल्वाडोर में तो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस किया हुआ है, और एल सल्वाडोर में जिस बंदे ने वो सारा सेटअप किया है, या जो बिटकॉइन बॉन्ड भी वहाँ एक $1 बिलियन जो बिटकॉइन बैक बॉन्ड भी लॉन्च हो रहा है, उसके पीछे जो बंदा हुआ है सैमसन माओ। ये कल उसने एक ट्वीट की है, और ये ट्वीट की सारी इंफॉर्मेशन एनालिसिस के बाद मैं आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। ग्वाटेमाला में ये इन्होंने एक पिक्चर शेयर किया जी, उसकी कॉफ़ी बड़ी अच्छी है, और जैसे ही ये ट्वीट की वहाँ की मिनिस्ट्री ने हार्ट ब्रोकन का एक मैसेज दिया। अब मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि सैमसन माओ जो है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन कर रहा है कि जैसे इस एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया, ग्वाटेमाला भी जो है सैमसन माओ के साथ वो टॉक कर रहा है कि कैसे वो भी बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार देके अपने फाइनेंशियल सारे स्ट्रक्चर को बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जैसे ही इसने ट्वीट की, तो मेरा ख्याल जो मैं इस ये जो ब्रोकन हार्ट को देख के अंडरस्टैंड किया है, मुझे लग रहा है कि उनकी मिनिस्ट्री ये कह रही होगी कि आपने ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक नहीं करनी है। तो इसने जब ये मैसेज यहाँ पे एक ट्वीट की, उससे ये मैसेज मार्केट में यही मैसेज गया कि शायद नेक्स्ट जो कंट्री बिटकॉइन को लीगल करार देने वाली है वो ग्वाटेमाला है। तो उसकी वजह से शायद इन्होंने ये महसूस किया कि सैमसन माओ को ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, उस वजह से उनको पॉलिटिकल टेंशंस का सामना करना पड़ सकता है जो अपोजिशन की वजह से। खैर, इसमें आपके लिए हासिल ये है कि इस साल के एंड तक कहा यही जा रहा है कि ऑलमोस्ट इस साल के एंड तक 10 और ऐसी कंट्रीज होंगी जो बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार देंगे। तो इस साल के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हैं अमेरिका के अंदर, वो मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को बेरिश का सिग्नल दे रहे हैं, जबकि इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मार्केट को के बुलिश होने का सिग्नल दे रहे हैं। अब मार्केट का ऊंट किस करवट बैठेगा ये मैं भी वॉच कर रहा हूँ, और मैं जो वॉच करूंगा वो इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।